हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये जो है हमारी वीडियो का लास्ट पार्ट है, ये वाले चैप्टर का लास्ट पार्ट है और इसको हम आज की वीडियो में खत्म करेंगे। ठीक है, तो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का लास्ट पार्ट बचा हुआ था। इसके सारे पार्ट्स मैंने वन बाय वन करके आपके साथ शेयर कर चुका हूं मैं ऑलरेडी। तो इसका लास्ट पार्ट बचा हुआ है, चलो इसको भी आज खत्म कर ही देते हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे इसके जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में। क्लियर। हालांकि ये बात सच है कि वीडियोस जो है वो लगातार नहीं आ पा रही, रेगुलरिटी मेंटेन नहीं हो पा रही, पर कहीं ना कहीं मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यूट्यूब पर जल्दी जल्दी कंटेंट को अपलोड करूँ। एक आध दिन में या फिर कुछ समय बाद हो सकता है कि मैं इसमें आगे एक पूरा बैकलॉग का क्या करूँ, एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँ। क्लियर। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जो सिक्स्थ लास्ट टॉपिक बचा था, वो लास्ट टॉपिक ये बचा था कि नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। ठीक है। नाउ नेशनलिज्म के बारे में तो आप सभी लोग अच्छे से जानते ही हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट व्हाट इज इंपीरियलिज्म। ठीक है। इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है, जब, अगर मैं आपको एक हिंदी में लिखकर बताऊं कि जब, मतलब इंग्लिश की लैंग्वेज में हिंदी बता रहा हूं। ठीक है। जब एक पावरफुल नेशन दूसरे कमजोर नेशन पर रूल करने लगता है। ठीक है। दूसरे कमजोर नेशन पर रूल करने पर लगता है विद द हेल्प ऑफ देयर, इनका, इनके पास क्या क्या चीजें होती है, इनके पास पावर होती है, आर्मी होती है, ठीक है, पैसा भी अच्छा खासा होता है। तो इन चीजों का इस्तेमाल करके ये क्या करने लगे, जब किसी छोटे से देश पर, कमजोर से देश पर क्या करने लगे, रूल करने लगे, तो उसको हम कहते हैं इंपीरियलिज्म। क्लियर। अब आगे समझिए चैप्टर में क्या कह रहा है। By the last quarter of 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment of the first half of the century, but became a narrow creed with limited ends. During this period, nationalist groups became increasingly intolerant of each other and ever ready to go to war. अब हुआ क्या, लास्ट क्वार्टर मींस अगर मैं बात करूं 1875 के आसपास। ठीक है। तो इस समय तक नेशनलिज्म का पहले मतलब क्या था कि हम नेशन स्टेट्स बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ पीपल। ठीक है। हम उसमें ऐसा लीडर चुन के लाएंगे अपने बीच में से जिसको वो हमारे ऊपर रूल करे, ये सारी चीजें चल रही थी। पर जैसे ही जैसे 1875 तक आते गए तो आपने यूनिफिकेशन ऑफ ग्रीस पढ़ा, यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ा। वहां से आपने एक चीज सीखी होगी कि फाइनली जो उन्होंने यूनिफिकेशन किया वो विद द हेल्प ऑफ वॉर्स किया। क्लियर। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि नेशनलिज्म वाली बात तो खत्म हो गई। अब ये लोग किस पर आ गए, झगड़े पर, लड़ाई झगड़े पर आ गए। ठीक है, रेडी टू गो फॉर वॉर। द मेजर यूरोपियन पावर्स इन टर्न मैनिपुलेटेड द नेशनल एस्पिरेशन ऑफ द सब्जेक्ट पीपल इन यूरोप टू फर्दर देयर ऑन इंपीरियलिस्ट एम्स। और जो यूरोप के मतलब पावरफुल लोग, मतलब जो पावरफुल देश थे, उन्होंने क्या किया, लोगों का इस्तेमाल करना शुरू किया। किस पर्पज से उन्होंने लोगों का इस्तेमाल करना शुरू किया, इंपीरियलिस्ट, अपने खुद के, मतलब सपोज करो ये कंट्री ए है और ये कंट्री बी है। तो इस कंट्री ने अपने लोगों को, ये एक पावरफुल देश था, इसने अपने लोगों का इस्तेमाल क्या किया, किस लिए किया, इस कंट्री के ऊपर रूल करने के लिए। ठीक है। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज द एरिया कॉल्ड द बाल्कन्स। ठीक है, बाल्कन्स, आगे पढ़ेंगे इसमें। The Balkans was a region of geographical and ethical variation comprising modern-day Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, Bosnia, Herzegovina, Slovenia, Serbia, Montenegro, whose invented but broadly known as the Slavs. So, एक जगह के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम क्या है, अर्मेनिया, सॉरी, जिसका नाम क्या है, बाल्कन्स। और वहां पर ये सारे जो है, ये नेम, ये आज के समय के नाम है। ठीक है, आज के समय का रोमेनिया, बल्गेरिया, ये सब उसके पार्ट थे। ठीक है। और जो यहाँ पर रहते थे उनका नाम क्या, उनको हम क्या कहते हैं, स्लैब्स कहते थे। क्लियर। अ लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन्स वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलो कि ज्यादातर पार्ट पर किसका कब्जा था, ऑटोमन एम्पायर का था। ठीक है।
The spread of the ideas of romantic nationalism in Balkans together with the disintegration of the Ottoman Empire made this region very explosive. अब ये रोमांटिज्म मतलब वही बुक्स वगैरह सॉन्ग्स वगैरह जो है वो आने शुरू हो गए, ठीक है। अब वो सॉन्ग से लोगों के अंदर क्या हुई, नेशनलिज्म की फीलिंग आनी शुरू हुई, ठीक है। इसके अलावा जो ऑटोमन एम्पायर था वो डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो इससे अब वहां की सिचुएशन और भी ज्यादा क्या होगी, खराब हो गई। वैसे ही ऑलरेडी वहां पर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा थी, फिर धीमे धीमे और भी ज्यादा बढ़ गई। ऑल थ्रू द 19th century the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reform but with very little success. अब जब ऑटोमन एम्पायर ने देखा कि अब हमें जरूरत है अपने आप को वापस से ताकतवर बनाने की, तो उस समय इन्होंने अंदरूनी सुधार करने की कोशिश की, मॉडर्नाइजेशन की हेल्प लेने की, मॉडर्नाइजेशन के थ्रू चीजें सुधारने की कोशिश की। पर हुआ क्या, हुआ ये बेटा फाइनली कि इसमें उन्हें ज्यादा सक्सेस नहीं मिली। वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। और धीमे धीमे ये जो इससे जुड़े हुए पार्ट थे ये धीमे धीमे क्या हो गए, ये धीमे धीमे इससे अलग होते गए और अपने आप को क्या करते गए, इंडिपेंडेंट करते गए। द बाल्कन पीपल बेस्ड देयर क्लेम्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ पॉलिटिकल राइट्स ऑन नेशनलिटी and used history to prove that they had once been independent but he had subsequently subjugated by foreign powers. तो अब जो बाल्कन्स के जो लोग थे उन्होंने मतलब डिवाइड करने का, जैसे कई सारे जगहों पर हमने देखा ना कि धर्म के आधार पर उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, एक जैसी लैंग्वेज बोल रहे थे, ठीक है, एक जैसे ग्रुप के थे तो उन्होंने अपने आप को अलग कर दिया। तो बाल्कन में क्या हुआ, तो उन्होंने बाल्कन में लोगों ने अपनी आजादी और अपने पॉलिटिकल अधिकारों को किसके आधार पर चुना, नेशनलिटी के आधार पर चुना, और इस आधार पर उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, ठीक है। क्योंकि उनका ये कहना था कि वो पहले से ही आजाद थे, पर ये जो बाहर से ताकतें आई इन्होंने क्या कर लिया, उनके ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया। क्लियर? Hence the rebellious nationalists in Balkans thought of their struggle as an attempt to win back their long lost independence. ठीक है, तो इसीलिए जो बाल्कन में नेशनलिस्ट थे उन लोगों ने ये सोचा कि हम पहले से ही आजाद थे, उन लोगों ने कहा कि हम पहले से ही इंडिपेंडेंट थे, ठीक है। तो अब समय ये आ गया है कि अब हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, अब हमें संघर्ष करना पड़ेगा, क्या करने के लिए, अपनी आजादी, जिस आजादी को हमने बहुत पहले खो दिया था उसको वापस लाने के लिए, ठीक है। As the different Slavic nationalists struggled to define their identity and independence, the Balkan area began an area of intense conflict. अब आपने अभी ऑलरेडी ऊपर पढ़ा था कि बाल्कन में कितने सारे जो है जुड़े हुए थे, जब सबने अपनी अपनी इंडिपेंडेंस के लिए क्या करना शुरू किया, लड़ना शुरू किया, तो वहां पर लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए, ठीक है। द Balkan states were fiercely jealous of each other and each hoped to gain more territory to expense of the others. अब वही बात हुई ना कि ये मान लो बाल्कन है, यहाँ छोटे छोटे ग्रुप्स बटे हुए हैं, ठीक है, अब सब अपनी आजादी की बात कर रहे हैं, तो वही है ना कि पड़ोसी के घर से भी थोड़ी सी जमीन क्या कर दो, दबा दो। तो वही कहानी यहाँ पर शुरू हो गई, जिससे लड़ाइयां और ज्यादा बढ़ना शुरू हो गई। Matters were further complicated because the Balkan also became the scene of big power rivalry. During this period, there was intense rivalry among the European powers over trade and colonies as well as naval and military might. और इसके अलावा नेवी और आर्मी के बीच में भी लड़ाइयां शुरू हो गई, ठीक है। इस समय यूरोपियन पावर्स ही आपस में व्यापार और कॉलोनीज मतलब किसी दूसरे देश पर कब्जा करने के चक्कर में आपस में ही लड़ने शुरू हो गई, ठीक है। These rivalries were very evident in the way the Balkan problem unfolded. Each power, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, Austro-Hungary was keen on countering the hold of other powers over the Balkans and extending its own control over the areas. और यहाँ पर ये रशिया, जर्मनी और ऑस्ट्रो-हंगेरिया ये सभी ये चाहते थे, इवन इंग्लैंड भी ये चाहता था कि हम बाल्कन्स पर कंट्रोल कर लें और इसके रिसोर्सेज को, इस जगह को अपने यूज में ले आए, ठीक है। दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैपेंड। और इसी वजह से पहला वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। नेशनलिज्म aligned with imperialism led Europe to disaster in 1914. ये वही ईयर है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ
ठीक है। तो इंपीरियलिज्म इसी की वजह से तो ये हुआ, क्योंकि ये सारे जो पावरफुल देश थे, रशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये सभी क्या चाह रहे थे कि हम उस पर कंट्रोल करके रखें, इंपीरियलिज्म को बढ़ावा दे रहे थे। और फाइनली यूरोप में सबसे बड़ी जो नुकसान हुआ वो 1940 में हुआ, ठीक है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था। बट मीनवाइल many countries in the world which had been colonized by European powers in the 19th century began to oppose imperial domination. यूरोपियन पावर्स की एक चीज रही है कि इन लोगों ने हमेशा दूसरी जगहों पर अपना कंट्रोल करने की कोशिश की। तो 19th सेंचुरी में जब इन्होंने कंट्रोल करने की, मतलब कंट्रोल तो ये पहले से कर रहे थे, पर 19th सेंचुरी में जहां नेशनलिज्म भी बढ़ रहा था, ठीक है, तो लोगों ने इनका जो इंपीरियल डोमिनेशन था, मतलब ये क्या करते थे, दूसरी जगह जाकर अपना कब्जा कर लेते थे, इस चीज का अपोज करना शुरू कर दिया था, ठीक है। द एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स दैट डेवलप्ड एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट in the sense that they all struggled to form independent nation states and were inspired by a sense of collective national unity forged in confrontation with the imperialism. और पूरी दुनिया में जहां जहां ये लोगों का कब्जा था, उन जगहों पर लोगों ने क्या कहा कि अब हम अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बनाएंगे, अब हम आपसे जुड़े हुए नहीं रहेंगे, अब हम एक नेशनल यूनिटी, मतलब हम पहले छोटे छोटे टुकड़ों में या छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड थे, वो सब खत्म करके अब हम क्या करेंगे, एक सिंगल पहचान बनाएंगे, ठीक है। European ideas of nationalism were now were replicated for people everywhere, but developed their own specific variety of nationalism. But the idea that society should be organized in nation states came to be accepted as natural and universal. ये जो नेशनलिज्म की शुरुआत हुई थी वो भले यूरोप से हुई थी, पर बाकी जगहों के लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, पर अपने अपने सोच के अकॉर्डिंग इसमें क्या करते गए, मॉडिफिकेशन करते गए, जिसको जो बेहतर लगा उसने नेशनलिज्म को उस तरीके से समझा, ठीक है। और पर जो नेशनलिज्म का बेस था, जो शुरुआत थी, या फिर हम ये कहें कि उसमें जो कॉमन चीज हमें हर जगह से दिक्कत देखने को मिली, वो क्या मिली, नेशन स्टेट्स। ये जो आइडिया था ये हर जगह कॉमन था, भले ही किसी ने नेशनलिज्म का मतलब कुछ और समझा हो, पर ये जो नेशन स्टेट्स का विचार था वो सब जगह कॉमन ही था, ठीक है। इसके साथ आपका ये वाला चैप्टर जो है इसका दी एंड होता है, द एंड, नेशनलिज्म इन यूरोप हमने आज खत्म कर दिया, ठीक है। तो जो बच्चे नए हैं वो बच्चे जो है वो पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को, और अगर कोई भी डाउट लगता है, कुछ भी है, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ बच्चे कहें कि सर हमें नोट्स चाहिए, तो हम इसमें वाइड व्यू करियर इंस्टीट्यूट की जो, सॉरी, वाइड व्यू का जो व्हाट्सअप चैनल है उसकी लिंक मैंने डाल दी है, तो आप उस लिंक के थ्रू क्या कर सकते हो, चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और उस चैनल पे हम नोट्स को, क्वेश्चन आंसर्स को, क्विज वगैरह, या फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को डालते रहते हैं, जिनको आप देख सकते हो और इजीली अपना रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है, ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सा चैप्टर अगला स्टार्ट करें। हालांकि मैं ये सोच रहा हूँ कि रिसोर्स चैप्टर को स्टार्ट किया जाए, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, क्लियर, ज्योग्राफी का चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसको स्टार्ट किया जाए। बट आप लोगों की सलाह लूंगा मैं, आप सब लोग बताइएगा कमेंट करके कि कौन सा चैप्टर जो है उसको हम नेक्स्ट शुरू करेंगे, ठीक है बच्चे। मौसम बदल रहा है, अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। सर्दी, इस समय जुकाम और बुखार ऐसी समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ेंगी, तो आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है और अपनी पढ़ाई पर फोकस बनाए रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद देखने के लिए।